हाल के समय के सबसे बड़े स्टॉक घोटाले क्या है? यह समझना कि अतीत में निवेशकों के लिए आपदायक कैसे हुए, भविष्य में मौजूदा निवेशकों को उनसे बचने में मदद कर सकती है। यह कंपनियों के कुछ सबसे महत्वपूर्ण मामले हैं जो निवेशकों को धोखा दे रहे हैं। इनमें से कुछ मामले वास्तव में आश्चर्यजनक है। एक शेयरधारक के दृष्टिकोण से उन्हें देखने की कोशिश करें। दुर्भाग्य से इसमें शामिल शेयरधारकों के पास यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि वास्तव में क्या हो रहा था, क्योंकि उन्हें निवेश में धोखा दिया जा रहा था। पूरे वित्तीय इतिहास में निवेशकों को डच ड्यूलिपमेनिया से साउथ सी बबल के साथ मिसिसिपी कंपनी घोटाले में धोखा दिया गया है। हाल के इतिहास में स्टॉक स्कैम के लेखांकन धोखाधड़ी का रूप ले लिया जो किताबों को पकाता है और अन्यथा काल्पनिक कंपनियों के लिए पिरामिड या पूंजी योजनाओं के नुकसान को छुपाता है। यह हम 1980 के दशक से 2000 के दशक के कुछ सबसे बड़े स्टॉक घोटालों की घटनाओं को देखते हैं। जेड टेस्ट 1986। इस व्यवसाय के मालिक बेरी मैंकोव ने दावा किया कि 1980 के दशक की यह कालीन सफाई कंपनी कालीन सफाई का सामान्य बन जाएगी। एक मिंको मल्टी $1 मिलियन कॉरपोरेशन का निर्माण करती हुई दिखाई दी, लेकिन उन्होंने जालसाजी के जरिए ऐसा किया। उन्होंने दस्तावेज और बिक्री रसीदें बनाई बिना किसी को कुछ भी संदेह हुए। यद्यपि उनका व्यवसाय ऑडिटर्स और निवेशकों को धोखा देने के लिए बनाया गया एक पूर्ण धोखाधड़ी था। मिंको ने सैन डिएगो में एक कार्यालय भवन को पट्टे पर देने और पुनर्निर्मित करने के लिए $4 मिलियन से अधिक का भुगतान किया। जेड बेस्ट 1986 के दिसंबर में सार्वजनिक रूप से चला गया, अंततः $200 मिलियन से अधिक के बाजार पूंजीकरण तक पहुंच गया। आश्चर्यजनक रूप से बेरी मैंकोव उस समय केवल एक किशोरी अवस्था में थे। उन्हें 25 साल जेल की सज़ा सुनाई गई थी। सेंटेनियल टेक्नोलॉजी 1996। दिसंबर 1996 में सेंटेनियल टेक्नोलॉजी के सीईओ इमैनुअल पिनेस और उनके प्रबंधन ने दर्ज किया कि कंपनी ने पीसी मेमोरी कार्ड से $2 मिलियन राजस्व कमाया था। हालांकि कंपनी वास्तव में फलों की टोकरी ग्राहकों के लिए भेज रही थी। तब कर्मचारियों ने सबूत के तौर पर फर्जी दस्तावेज बनाए कि वे बिक्री कर रहे थे। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE 451% बढ़कर $55.50 प्रति शेयर हो गया। प्रतिभूति और विनिमय आयोग SEC के अनुसार अप्रैल 1994 से दिसंबर 1996 के बीच सेंटेनियल ने अपनी कमाई को लगभग $40 मिलियन से अधिक कर दिया। आश्चर्यजनक रूप से कंपनी ने $12 मिलियन के मुनाफे की सूचना दी जब वह लगभग $28 मिलियन का नुकसान हुआ था। स्टॉक $3 से कम हो गया। 20,000 से अधिक निवेशकों ने अपना लगभग सारा पैसा निवेश उस कंपनी में खो दिया जिसे कभी वॉल स्ट्रीट डार्लिंग माना जाता था। ब्रेएक्स मिनरल्स यह कनाडाई कंपनी इतिहास के सबसे बड़े स्टॉक ठगों में से एक थी। इसकी इंडोनेशियाई सोने की संपत्ति, जिसमें 200 मिलियन से अधिक आउंस होने की सूचना थी, तो सबसे अमीर सोने की खान कहा गया था। कभी कभी ब्रेएक्स की स्टॉक की कीमत $280 के उच्च स्तर पर पहुंच गई। विभाजित समायोजित करोड़पति बना। रात भर आम लोगों से बाहर अपने चरम पर ब्रेएक्स का बाजार पूंजीकरण 4.4 बिलियन था। 19 मार्च 1997 को समाप्त हुई जब सोने की खदान फर्जी साबित हुई और कुछ ही समय बाद स्टॉक पेनीज पर गिर गया। प्रमुख हारने वालों में क्यूबेक पब्लिक सेक्टर पेंशन फंड, जिसमें $70 मिलियन का नुकसान हुआ, ओंटारियो टीचर्स पेंशन प्लान बोर्ड, जिसमें $100 मिलियन का नुकसान हुआ, और ओंटारियो म्यूनिसिपल एम्प्लॉइज का रिटायरमेंट बोर्ड, जिसमें $45 मिलियन का नुकसान हुआ। एनरॉन 2001। इस पराजय से पहले ह्यूस्टन स्थित एक एनर्जी ट्रेडिंग कंपनी एनरॉन राजस्व पर आधारित थी, जो संयुक्त राज्य में 7वीं सबसे बड़ी कंपनी थी। कुछ जटिल लेखांकन प्रथाओं के माध्यम से, जिसमें शेल कंपनियों का उपयोग शामिल था, एनरॉन सैकड़ों रखने में सक्षम था। अपनी किताबों से करोड़ों का कर्ज उतार दिया, यह सोचकर निवेशकों और विश्लेषकों को बेवकूफ़ बनाना कि यह कंपनी वास्तव में थी की तुलना में अधिक मौलिक रूप से अस्थिर थी। इसके अतिरिक्त एनरॉन के अधिकारियों द्वारा संचालित शेल कंपनियां काल्पनिक राजस्व दर्ज करती है, अनिवार्य रूप से
$1 के राजस्व पर रिकॉर्ड करती है। कई बार इस अभ्यास ने अविश्वसनीय कमाई के आंकड़ों की उपस्थिति पैदा की। आखिरकार धोखे के जटिल वेब अब प्रकाशित है और शेयर की कीमत $90 से 30 सेंट कम से कम है। एनरॉन के गिरते ही यह उस समय दुनिया की 5वीं प्रमुख अकाउंटिंग कंपनी आर्थर एंडरसन के साथ हो गया। एंडरसन एनरॉन के ऑडिटर मूल रूप से डेविड डंकन के बाद फूटे। एनरॉन के मुख्य ऑडिटर ने हजारों दस्तावेजों को शिफ्ट करने का आदेश दिया। वर्ल्डकॉम 2002 एनरॉन के पतन के लंबे समय तक नई इक्विटी बाजार में $1 अरब के लेखांकन घोटाले द्वारा हिल गया था। दूरसंचार दिग्गज वर्ल्डकॉम एक और उदाहरण के बाद गहन जांच के दायरे में आया। वर्ल्डकॉम ने ऑपरेटिंग खर्चों को निवेश के रूप में दर्ज किया। जाहिर है कंपनी को लगा कि कार्यालय, पेन, पेंसिल, पेपर कंपनी के भविष्य में एक निवेश थी और इसलिए कई वर्षों में इन वस्तुओं की लागत को समाप्त या पूंजीकृत किया गया। कुल मिलाकर $3.8 अरब के सामान्य परिचालन व्यय जो सभी को उस वित्तीय वर्ष के खर्च के रूप में दर्ज किए जाने चाहिए जिसमें वे निवेश किए गए थे और कई वर्षों में दर्ज किए गए थे। इस छोटे सी लेखांकन चाल ने उस वर्ष के लिए अत्यधिक लाभ बढ़ा दिया जो खर्च किए गए थे। 2001 में वर्ल्डकॉम ने 1.3 बिलियन से अधिक का मुनाफा दर्ज किया। वास्तव में इसका व्यवसाय तेजी से लाभहीन हो रहा था। इस सौदे में सबसे ज़्यादा किसे नुकसान हुआ? कर्मचारी। उनमें से 10 ने अपनी नौकरी गंवा दी। विश्वासघात को महसूस करने वाले अगले वे निवेशक थे जिन्हें वर्ल्डकॉम की शेयर की कीमत में गिरावट का खामियाजा भुगतना पड़ा क्योंकि यह $60 से घटकर $1.15 से भी कम था। आज के दिन स्टॉक मार्केट स्कैम कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई मामले सामने आए हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।